हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और एक सेकंड, आई थिंक अब मेरा वॉइस सबको क्लियर आ रहा होगा। तो चलिए अब अगला चैप्टर पे चलते हैं। अभी देखो लाइव क्लास नहीं लेना है क्योंकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है आपका कवर करने का। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइव क्लास भी लेते रहेंगे बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 205 पे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में 204 रेगुलेशन नंबर तक यानी मिसफायर को कैसे आप डील करना है ये हम बता चुके थे एक्सप्लोसिव वाले चैप्टर में। तो आज एक नया चैप्टर की ओर हम लोग कूदते हैं। चैप्टर का सॉरी, चैप्टर तो वही है, थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था। नया चैप्टर में कूदेंगे लेकिन उससे पहले कुछ रेगुलेशंस है जो बचा हुआ था तो उसको कर देते हैं। रेगुलेशन नंबर 205। 205 में क्या क्या पॉइंट है पहले इसको समझते हैं। रेगुलेशन नंबर 205 कहता है पत्थर सूंद में विशेष सावधानियां यानी स्पेशल प्रिकॉशन इन स्टोन ड्रिफ्ट। यानी जब आप स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग कर रहे होंगे, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस टाइम आपको कुछ विशेष चीज़ देखना होता है। ठीक है, क्या क्या देखना होता है। सबसे पहले तीन टर्म को आप समझिए। पहले एक मिसफायर, दूसरा होता है सॉकेट, SOCKET सॉकेट, और तीसरा होता है कट ऑफ। कट ऑफ, इन तीनों टर्म के बीच में डिफरेंस समझिए। मिसफायर के बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है कि मिसफायर क्या होता है। जब कभी भी कोई भी एक्सप्लोसिव पूरी तरह से या थोड़ा सा भी ब्लास्ट नहीं हो तो उसको हम लोग मिसफायर कहते हैं। यानी मिसफायर जो होगा वो एक्सप्लोसिव से संबंधित है। एक्सप्लोसिव पूरा नहीं जलेगा, आधा नहीं जलेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा, कुछ बचा रहेगा, तो एक्सप्लोसिव से संबंधित। सॉकेट का मतलब होता है जो होल पे आप ब्लास्ट किए हैं वो होल पूरी तरह से नहीं टूटेगा। ठीक है, थोड़ा सा टूटेगा, हल्का टूटेगा, आधा टूटेगा, तो ये किससे संबंधित है? ये होल से संबंधित है। और कट ऑफ का मतलब होता है कि बगल में आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं लेकिन होल ब्लास्ट ना होने के कारण बगल वाला होल ब्लास्ट हो जाए। जैसे ये होल ब्लास्ट कर रहे हैं और बगल में भी होल है, तो बगल वाला होल ब्लास्ट होने से पहले टूट जाए तो उसे हम कट ऑफ कहते हैं। तो ये सॉकेट और कट ऑफ जो है वो होल से संबंधित है और मिसफायर जो है वो बारूद से संबंधित है। ठीक है, तो सॉकेट किससे संबंधित है? होल से। होल अगर टूट जाएगा, ठीक है, जिसमें हम डाले हैं बारूद, और वो बगल वाला होल टूट टूट जाता है, आधा कटा टूट जाता है, तो सबको सबको सॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशल प्रिकॉशन हमको लेना पड़ता है स्टोन ड्रिफ्ट में। स्टोन ड्रिफ्ट में क्या होता है सर? स्टोन ड्रिफ्ट में सॉकेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सॉकेट होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि सॉकेट इसलिए होता है क्योंकि स्टोन ड्रिफ्ट में जो पत्थर है भैया, पत्थर मजबूत होता है कोयला की तुलना में। अब उसमें बारूद डाल कर अगर हम फोड़ेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्थर सही से नहीं फूटता, आधा होल फूटा आधा होल नहीं फूटा, तो उसको हम सॉकेट कहते हैं। तो सॉकेट का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इस सॉकेट के खतरे को ध्यान में रखने के लिए इसमें कुछ कुछ विशेष सावधानी लेनी पड़ती है जो आगे आप पढ़ेंगे। और बाकी एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि जब कभी भी आप ब्लास्ट करने वाले हैं, होल फायर करने वाले हैं, तो होल फायर करने के लिए आसपास से सब मलबा हटा लेंगे और फेस के 1.2 मीटर के अंदर में सबको अच्छा से साफ करके क्या करेंगे? पानी मारेंगे। क्या करेंगे? पानी मारेंगे। अभी एक चीज़ समझिएगा, 60 मीटर, 18 मीटर, और 18 मीटर ही था वो, और 1.2 मीटर, 60 मीटर हम लोग वर्किंग प्लेसेस के अंदर में पानी मारते हैं। वर्किंग प्लेसेस मतलब जहाँ भी काम चल रहा है, जरूरी नहीं कि वो फेस है। 18 मीटर में हम लोग फेस में अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में पानी मार के पानी का छिड़काव करते हैं। ये कोल के केस में था। लेकिन ये स्टोन ड्रिफ्ट के केस में है कि भैया अगर चट्टान पत्थर का है तो 1.2 मीटर तक अगर हम गीला करके पत्थर को, चट्टान को गीला कर दे तो इनफ हो जाएगा। क्योंकि देखो स्टोन तो पत्थर का रहेगा। अब पत्थर का चूरा अगर हवा में उड़ेगा तो इसमें कोल डस्ट का एक्सप्लोजन का खतरा ही नहीं होता। हम पानी इसलिए मारते हैं ताकि कोल डस्ट का एक्सप्लोजन का खतरा ना हो, मीथेन गैस का निकासी कम से कम हो, मीथेन गैस का एक्सप्लोजन ना हो, इसके लिए मारते हैं। तो स्टोन ड्रिफ्ट में ऐसा कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होता है, इसलिए 1.2 मीटर तक अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो वो इनफ होगा। तो पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है 1.2 मीटर वाला। और दूसरा सॉकेट के बारे में लिखा है कि अगर सॉकेट मिल जाएगा तो 204 में जो मिसफायर है वही पद्धति को अपनाएंगे। 204 में मिसफायर क्या था सर? हम ये बताए थे कि कभी भी अगर मिसफायर हो गया तो क्या करना है? पहले उस होल को ब्लास्ट करने का कोशिश करना है। अगर नहीं हो पाया तो फिर हम क्या करेंगे? उसके बगल में रिलीविंग होल मारेंगे। रिलीविंग होल 30 सेंटीमीटर का दूरी पे रहेगा, सेम टू सेम, सेम एंगल, सेम लेंथ का मारेंगे। उसके बाद इसमें बारूद डाल के ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करने के बाद जो मटेरियल बचेगा उसको हम लोग खोजने का काम करेंगे। उसमें खोजेंगे बारूद, अगर मिल गया तो, नहीं मिलेगा तो टब में लोड करके स्पेशल चिन्हा लगा के सरफेस में खोजेंगे। तो ये कॉमन कुछ कुछ पॉइंट था जो 205 रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ था। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 206।
206 कहा गया है शिफ्ट के अंत में शॉर्ट फायरर का कर्तव्य। शिफ्ट का अंत में शॉर्ट फायरर का क्या कर्तव्य है वो सब हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जो बारूद आप लेके गए थे, मान लीजिए ऐसा है कि 8 घंटा का आप शॉर्ट फायरर, 24 घंटे तो काम करिएगा नहीं, 8 घंटा काम करिएगा, 8 घंटा के लिए आप शॉर्ट फायरर। अब 8 घंटा के लिए जो बारूद का जरूरत होता है वो आप कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? तो आप सर्विस मैगजीन से पोर्टेबल मैगजीन लेके जाते हैं, पोर्टेबल मैगजीन कह रहे सॉरी, सर्विस मैगजीन से रिजर्व स्टेशन लेके जाते हैं। अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम कर रहे हैं तो आपको बता दें मैगजीन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मैगजीन 3 प्रकार का होता है। एक होता है मुख्य मैगजीन, दूसरा होता है पोर्टेबल मैगजीन, और तीसरा होता है आपका सर्विस मैगजीन। मुख्य मैगजीन होता है जो कि आइसोलेटेड एरिया में बनाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र होगा, आसपास में कोई गांव मोहल्ला कुछ नहीं है, थोड़ा ऊंचा जगह पे बनाया जाता है। अगल बगल में पत्थर चट्टान रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सूखा घास झोपड़ी झापड़ा नहीं होना चाहिए। इस जगह पे हम लोग बनाते हैं, आइसोलेटेड जगह पे जनरली 300 मीटर होता है, कहीं कहीं पे 500 मीटर दिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मुख्य मैगजीन होता है। दूसरा होता है पोर्टेबल मैगजीन। पोर्टेबल मैगजीन ओपन कास्ट माइंस में बनाया जाता है। ओपन कास्ट माइंस में जो बड़े बड़े माइंस होते हैं उसमें कुछ जगह पे बीच बीच में हम लोग पोर्टेबल मैगजीन बनाते हैं जहाँ पे बारूद को रखते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है सर्विस मैगजीन। सर्विस मैगजीन क्या होता है? जैसे अंडरग्राउंड माइंस है, 24 घंटा का आपको बारूद रखना होगा, 3 घंटे तीनों शिफ्ट में ब्लास्ट होता है, तो 24 घंटे का बारूद रखना पड़ेगा। अब एक दिन में तो हम बारूद ले आएंगे जाके जितना जरूरत है, लेकिन रात में तो नहीं ला जा सकते हैं ना, तो इसलिए दिन ही में ला के रख देंगे बारूद जितना जरूरत है, वो सर्विस मैगजीन में रखेंगे। अब जैसे जैसे शॉर्ट फायर आते जाएगा, जिसको जितना जरूरत है वो सर्विस मैगजीन से उठाएगा बारूद और जाके देख लेगा, बराबर बारूद ब्लास्टिंग वास्टिंग करेगा, और जो बच जाएगा उसको लौटा देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा? लौटा देगा, सर्विस मैगजीन में लौटा देगा, और अगर दिन शिफ्ट में है तो जाके वो मैगजीन में लौटा देगा, बारूद को मैगजीन में घुमा देगा। घुमाने के बाद डिटेल जो है वो पूरा लिखेगा, और शॉर्ट फायर अगर कभी मिसफायर होता है तो उस कंडीशन में लिखता है कि मिसफायर हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे कैसे छुड़ाया, क्या क्या हम दिए, पूरा विवरण देता है। तो इसमें भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसमें कुछ भी ऐसा डाटा वाला पॉइंट नहीं है जो पूछा जा सकता, बट फिर भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 207 पे। रेगुलेशन नंबर 207 कहता है जनरल प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव, यानी एक्सप्लोसिव को लेके क्या प्रिकॉशन आपको करना होगा, क्या फॉलो करना होगा। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट रेगुलेशन है, और चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, तो बहुत कोई कह रहे हैं कि यार चैप्टर 11 का, चैप्टर 12 का, चैप्टर 13 का, चैप्टर 14 का, ये इस सब का नोट्स पीपीटी बना के नहीं मिला है। तो आपके पास रेगुलेशन का बुक है, आप उसको पढ़ते रहिएगा, हम कभी भी बना के भेज देंगे। अचानक से एक दिन बैठेंगे, सब धीरे धीरे बनाएंगे और सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसका आप चिंता मत कीजिए। आप क्लास कर रहे हैं ना, आप लगातार क्लास कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ पे मिल ही जा रहा है वीडियो भी, उसके बाद आपके पास CMR है ही, बट फिर भी हम आपको सेंड कर देंगे। ठीक, चलिए, तो उसको एकदम अभी इग्नोर कीजिए, अभी फिलहाल CMR से पढ़ते रहिए, आपको मिल जाएगा। चलिए, रेगुलेशन नंबर 207 में है जनरल प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सप्लोसिव, यानी एक्सप्लोसिव को लेके क्या जनरल प्रिकॉशन होता है, क्या सावधानी होती है जो आपको बरतना होता है। सबसे पहले बोला गया है बारूद हैंडल करते समय, वाइल हैंडलिंग बारूद, प्राइमिंग कार्ट्रिज बनाते या फिर बनाने में सहायता करते समय अथवा होल चार्ज करते समय कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा, और न कोई मोबाइल फोन या अपविष्ट बत्ती, बिजली टॉर्च, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ तो दिया नहीं है, बट हम आपको बताना चाहेंगे कुछ पॉइंट। जस्ट अ सेकेंड, एक क्वेश्चन है, आपसे बताइएगा ओपन कास्ट माइंस में जहाँ पे ब्लास्टिंग होता है उसके कितना मीटर के दायरे में कोई भी बीड़ी सिगरेट या कोई भी अनकम्बस्टेबल मटेरियल या ऐसा कुछ जला नहीं सकता, कुछ भी जला नहीं सकता, बताइएगा। चलिए, इसका आंसर होना चाहिए 30 मीटर। ठीक है, इसका आंसर 30 मीटर होना चाहिए। ओपन कास्ट माइंस में 30 मीटर तक जहाँ कहीं भी आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं उसके आसपास में, या बारूद रखे हुए हैं उसके आसपास में, 30 मीटर तक आप कुछ भी ऐसा नहीं जला सकते। ठीक, तो वही बोला गया है कि बारूद जब कभी हैंडल किया जाता है, कोई भी आदमी कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे आग लग सके, स्पार्क हो सके। अब ऐसा काम में बिजली का टॉर्च लेके नहीं जाएगा, बिजली का लैंप छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना, धूम्रपान नहीं करेगा। अब यहाँ पे बिजली लैंप, बिजली टॉर्च सोच के कभी भी आप कैप लैंप को मत समझिएगा।
कैप लैंप क्या है? कैप लैंप एक सेफ्टी लैंप है। कैप लैंप क्या है? कैप लैंप एक सेफ्टी लैंप है। कैप लैंप को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि उससे स्पार्क नहीं निकलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो कैप लैंप एक सेफ्टी लैंप है, ठीक है? और एक सेफ्टी टॉर्च भी आता है, जो बैटरी वाला आता है वो भी सेफ्टी टॉर्च है। तो ये सबसे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है इलेक्ट्रिक टॉर्च। अब इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है समझिएगा। इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है कि घर में जो आप चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद उसमें 1-2 एलईडी जोड़ने वाला होता है, उसमें एलईडी जोड़ के घर में पढ़ाई करते हैं। अलग-अलग कंपनी का आता है आजकल, अगर उसको लेके आप माइंस में चले गए तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक? उसके लिए आप दिक्कत हो सकता है। या फिर अगर बैटरी वाला है, ट्यूबुलर बैटरी आता है घर में लगाते हैं आप, वैसा कोई बैटरी वाला साधन लेके चल गए तो देखेंगे अगर बैटरी का दोनों तार को कभी सटाइएगा तो बहुत ज़ोर से स्पार्क होता है, ठीक? तो ऐसा-ऐसा चीज़ आप माइंस में लेके नहीं जा सकते, ठीक है? तो वही चीज़ के बारे में बोला है, ये भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट बोला है कोई भी व्यक्ति मैगजीन घर, स्टोर, बारूद रखने की अन्य जगह पर मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाएगा। न ही बिजली टॉर्च या संवेदिष्ट बत्ती छोड़कर कोई अन्य बत्ती ले जाएगा। देखिए बताते हैं आपको। ज़्यादातर ओपन कास्ट माइंस में ऐसा देखा गया है कि वॉकी टॉकी की जगह पे मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। देखिए होता क्या है, ओपन कास्ट माइंस में जनरली खुला खदान है तो नेटवर्क आ जाता है जियो का, एयरटेल का। तो अब आदमी क्या करता है, जहाँ जहाँ संतरी लगाना है या जहाँ गार्ड लगाना है कि यहाँ यहाँ खड़ा रहो, देखना कोई आएगा जाएगा तो बताना, तो उस जगह पे आदमी खड़ा रहता है। और जियो का फ़ोन है भैया, फ्री फॉल होता है, तो कॉल करके पूछता है कि सब आदमी ठीक है, सब क्लियर है, नहीं है, और उसके बाद ब्लास्टिंग करता है। एक बार ऐसा ही एक माइंस था, छोटा सा माइंस था, नाम नहीं लेंगे। उस माइंस में डीजीएमएस का टीम आया था और ब्लास्टिंग जस्ट थोड़ा देर पहले हुआ था। ब्लास्टिंग होने के बाद डीजीएमएस का टीम पहुंचा उस जगह पे, उस माइंस में, और माइंस में पहुंचने के बाद फिर पूछा गया तो पता चला कि वॉकी टॉकी नाम का चीज़ जितना भी वर्कर है वो सुना ही नहीं। ठीक है, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी नाम का चीज़ ये सब सुना ही नहीं है। कह रहा था कि भैया हम लोग तो ऐसे ही बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, लग जाता है, बोलते हैं सब ठीक है, बोलता है ठीक है, उसके बाद मार देते हैं ब्लास्टिंग। तो वॉकी टॉकी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वायरलेस कनेक्शन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन क्या होता है हम समझाते हैं। या तो वायरलेस होगा, या अगर वायर वाला होगा तो आप टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसको छोड़ के कुछ भी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक? एक ठो बेजर आता था, बेजर, है ना? जो पुराना ज़माना में आता था कि यहाँ से मैसेज टाइप किए, वहाँ बजता था, देखता था, ठीक? तो वो उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, एंड्रॉयड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसमें बड़ा वाला बैटरी या छोटा बैटरी यूज़ किया जा रहा हो। वॉकी टॉकी थोड़ा-सा सेफ बनाया जाता है। वॉकी टॉकी से आपका कनेक्शन रहता है 3 गो, 4 गो, 5 गो, जैसा-जैसा आता है रेंज का। और वॉकी टॉकी से ही ऐसा निर्देश दिया गया है कि वॉकी टॉकी या फिर कोई वायरलेस या फिर टेलीफोन का व्यवस्था रखा जाएगा और उसी से बातचीत किया जाएगा। चूँकि ओपन कास्ट माइंस में टेलीफोन को लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर फेस हर दिन चेंज होते रहता है, इसीलिए वॉकी टॉकी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाता है। तो कभी भी आपके माइंस में पूछा जाएगा कि कनेक्शन साधने के लिए आप कौन-सा चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो मोबाइल फ़ोन वर्जित है। ओपन कास्ट माइंस हो, अंडरग्राउंड माइंस हो, मोबाइल फ़ोन क्या है, वर्जित है, जब कभी बारूद का काम होता है तो। अगर बारूद का काम नहीं हो रहा है, अगर आपका कोल कटिंग मशीन से काम हो रहा है, एंड अंडरग्राउंड माइंस में तो खैर बैन है, मोबाइल अंडरग्राउंड माइंस में बैन है, ओपन कास्ट की बात कर रहा हूँ। अगर ओपन कास्ट माइंस से एक्सकवेटर से काम हो रहा है, ठीक, डंपर चल रहा है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ओपन कास्ट माइंस से और ब्लास्टिंग का काम चल रहा है तो फिर आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते, आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो कभी भी डीजीएमएस का टीम आता है तो फटाक से एक लॉकर रूम दिया जाता है, फटाफट उसमें जाना चाहिए, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए अंदर में, और फ्लोरोसेंट जैकेट वैकेट सब पहन के, टोपी जूता, है ना, मास्क पहन के, चश्मा एक आता है ओपन कास्ट वाला, वो सब पहन के जाके फील्ड पे घूमना चाहिए, फील्ड पे रहना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कम असर पड़ता है। यहाँ पे लिखा है बाकी वही चीज़, कोई भी आदमी जो मैगजीन घर, स्टोर, बारूद की सब में काम कर रहा है, कोई भी मोबाइल फ़ोन का या बिजली टॉर्च ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है? बारूद स्टोर करते समय, ढोने के समय, खान में प्रयोग करने के समय बारूद चोरी ना हो, इसके लिए मालिक, एजेंट, मैनेजर पर्याप्त व्यवस्था करेगा। एजेंट, ऑनर, मैनेजर, कुछ एरिया का हम नाम बता रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, हम भी उधर से ही हैं, ठीक है? झारखंड में कुछ एक एरिया है, गिरिडीह करके एक एरिया है, जिसमें बहुत पहले माइंस चला करता था। अभी तो सीसीएल का एक एरिया बन गया, पहले वो सीसीएल का एरिया नहीं था, पहले ऐसे ही प्राइवेट वाला काम करता था, कोल का माइंस था। उस जगह पे नेसलाइट बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और न केवल गिरिडीह बल्कि उड़ीसा का काला पानी, मध्य प्रदेश का दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, मध्य प्रदेश का भी कुछ सेक्शन था,
वो सभी जगह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते थे। राजस्थान के चंबल वाला जो एरिया होता था, जिसमें डोलोमाइट और कुछ-कुछ मेटल माइंस का प्रोडक्शन किया जाता था, वो सब नक्सलाइट एरिया या असामाजिक गतिविधि होता था। मतलब कोई नक्सलाइट है, कोई डाकू है, कोई चोर है, ऐसा रहा करता था एक ज़माना में। तो जब कभी भी बारूद गाड़ी जाता था, तो बारूद गाड़ी को लूट लिया जाता था। मतलब 4 गो, 5 गो आदमी, 20 गो, 25 गो आदमी कूदता था और बारूद गाड़ी को कब्जा के उसका बारूद को लूट लेता था और फिर उसको गैर कानूनी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता था, पुल उड़ाने के लिए, है ना, धमकी देने के लिए, यहाँ कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ऐसा करने के लिए। तो वो वाला दौर तो खैर ख़त्म हो गया, लेकिन वो दौर ख़त्म होने के बाद फिर अब क्या हुआ कि वही सब नक्सली जो है, वो जो इलीगल एक्टिविटी है, जो गैर कानूनी आदमी है, वो सब बारूद का चोरी करने लगा। बारूद का चोरी करने के लिए क्या होता था कि कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर लेता था। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है मैगजीन में, उसको इन्वॉल्व कर लेता था। जो मैगजीन इंचार्ज है उसको इन्वॉल्व कर लेता था। डरा के, धमका के, पैसा दे के, जो भी तरीका हो, ठीक है ना, वो सब तरीका से इन्वॉल्व करके बारूद का चोरी करता था। तो कभी भी बारूद का चोरी ना हो पाए, ऐसा व्यवस्था एजेंट ऑनर और मैनेजर को करना होता है। एजेंट ऑनर मैनेजर को करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी बहुत सारे कंपनी है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड में तो पूरा पूरी कोल इंडिया लिमिटेड में ऐसा हो रहा है कि जब कोई भी शॉर्ट फायर बारूद इशू करता है, तो जितना बारूद उसके नाम पे इशू हुआ है, डिटोनेटर इशू हुआ है, उसका एक मैसेज आ जाता है उसके मोबाइल पे। अब वो मैसेज को देखेगा कि इतना ही बारूद मेरे नाम पे इशू हुआ है और इतना ही डिटोनेटर इशू हुआ है। उसके बाद वही बारूद को जब वो लौटा देगा, जमा कर देगा, तो फिर उसका रिटर्न मैसेज आ जाएगा कि इतना बारूद आप जमा किए हैं और इतना डिटोनेटर आप जमा किए हैं। अब शॉर्ट फायरर को इससे टेंशन नहीं है कि भाई शॉर्ट फायरर को जब बारूद लेता है तो देख लेता है कागज़ कि इतना बारूद चाहिए, नॉस मैसेज आता है तो पता चल जाता है कि हाँ इतना बारूद हमको मिल गया, देख लेता है मिला के क्या, अच्छा ठीक। जमा करने के बाद भी तो शॉर्ट फायरर का जिम्मेदारी यहाँ खत्म हो जाता है। मैगजीन इंचार्ज भी अब डरा रहता है कि भैया अब इधर उधर कुछ हो नहीं सकता है ना। तो ये सब सुविधा ऐसा किया गया है आधुनिक दौर को देखते हुए, ठीक है। अभी आने वाला टाइम में हो सकता है बारकोड को एक्टिव कर दिया जाए, क्योंकि बारकोड वाला सिस्टम अभी कुछ माइंस में फॉलोड होता है। बारकोड वाला क्या होता है, सिंपल है यार। जो बारूद होता है, बारूद के साथ एक बारकोड इशू किया जाता है। उस बारकोड को स्कैन करने के बाद जिसके नाम पे है उसी के नाम पे चढ़ जाता है और फिर वही इस्तेमाल करके रिटर्न कर सकता है। वही उसी के पास बारकोड रहता है, कोड आता है, ओटीपी आता है। तो बहुत सारा झमेला भी कर दिया है और ये अच्छा भी है, ये होना भी चाहिए ताकि कोई भी आदमी को ऐसा दिक्कत ना हो। आगे बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति इन रेगुलेशन में दिए गए तरीके को छोड़कर किसी अन्य तरीके से बारूद अपने पास नहीं रखेगा। ये पूरी तरह से इलीगल है। कभी भी कोई आदमी बारूद को नहीं रखेगा, नहीं रहने के मकान में बारूद छिपाएगा या रखेगा। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको बहुत ही गंदा वाला टैग दिया जाता है, ठीक है। इसको बहुत ही असामाजिक तत्व और आतंकवादी ऐसा टैग भी लग सकता है, तो इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति, यदि किसी भी व्यक्ति को खान या उसके आसपास बारूद मिल जाता है तो उसे मैगजीन स्टोर या बारूद रखने की अन्य जगह में जमा करेगा। ऐसी प्रत्येक घटना की लिखित रिपोर्ट मैनेजर को दी जाएगी। कहीं भी अगर कहीं बारूद मिलता है किसी भी आदमी को, बारूद कार्ट्रिज डिटोनेटर, तो फटाक से वो वापस करेगा, ये जिम्मेदारी बनता है उसका। उसके बाद बोला गया है कि शॉर्ट फायरर या जो भी उसका हेल्पर होता है, बैटरी चलित घड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिंथेटिक कपड़ा का इस्तेमाल नहीं करेगा और मौजा का प्रयोग नहीं करेगा। अभी आप सोचेंगे यार मौजा नहीं पहनेगा तो जूता कैसे पहनेगा? पहनेगा, पहनेगा। पहला चीज़ तो ये कि कैनवास शू इज़ नॉट अलाउड फॉर ब्लास्टिंग। अगर कोई भी बंदा कैनवास शू पहन के ब्लास्टिंग करवा रहा है तो वो एक इलीगल घटना को कृत्य कर रहा है। उसके लिए चमड़ा का जूता आता है, चमड़ा का जूता आता है जिसमें पूरी तरह से चमड़ा रहता है। कैनवास शू क्या होता है, हम थोड़ा-सा समझाते हैं आपको। आप जानते ही होंगे कैनवास शू पहने होंगे। कैनवास शू में आगे का जो पोर्शन होता है उसमें एक लोहा रहता है, ठीक है? उसमें एक आधा, जैसे कटोरी होता है ना, कटोरी को बीच से काटिएगा तो कैसा हो जाएगा, आधा लोहा। ऐसे ही आधा लोहा रहता है जो आपके अंगूठा को, उंगली को बचाने के लिए लगाया जाता है। लेकिन यही वाला जो कैनवास शू है, अगर किसी कारण से रगड़ा जाए, किसी पत्थर से, चट्टान से, लोहा लकड़ से रगड़ा जाए, तो इस लोहा में स्पार्क हो सकता है और स्पार्क होने के कारण अगर आसपास बारूद है तो उसको खतरा हो सकता है। इसीलिए कैनवास शू का इस्तेमाल वर्जित होता है। अविनकास्ट माइंस या अंडरग्राउंड माइंस जहाँ कहीं भी शॉर्ट फायर काम कर रहा हो, उसको चमड़ा का जूता दिया जाता है। इसके साथ ही बैटरी चलित घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। बैटरी चलित यानी घड़ी का इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकते जो बैटरी से चलता हो, ठीक। बैटरी से चलने वाला घड़ी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, है ना। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिंथेटिक कपड़ा क्या होता है समझते हैं। देखिए रात को सर्दी में कभी कभी जब आप सोते होंगे तो आप चादर में देखते होंगे उंगली से रगड़ने से चिंगारी निकलता है। तो वो क्या है, वो एक सिंथेटिक क्लॉथ है, ठीक है।
तो वो ऐसा कपड़ा जिसमें आप उँगली से या नाखून से रगड़ें और थोड़ा सा स्पार्क निकले, चिंगारी पक निकले, वैसा कपड़ा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मोजा का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। मोजा भी अगर है तो आपका कॉटन वाला होना मतलब कॉटन वाला कह रहे हैं, कपड़ा का मोजा होना चाहिए, पतला टाइप का एक मोजा आता है, ठीक है, ऊनी वाला मोजा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिव प्रकार का जूता जो हम कैनवास शू अभी आपको थोड़ा देर पहले समझाए, आगे लिखा हुआ है चमड़े के जूते या बूट के मामले में सोल चमड़ा का होगा और उसमें हॉर्नबेल्स नहीं लगे होंगे। जो हम आपको बताएं कि आधा लगा रहता है, आधा जो कैनवास शू है, कैनवास शू में हम क्या बताएं कि आधा लोहा लगा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं हॉबनेल, सॉरी हॉबनेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो हॉबनेल लगा हुआ नहीं रहेगा। तो वही सब चीज़ है पूरा का पूरा, इसमें भी कॉन्सेप्ट वाला चीज़ ही है। तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है ऑफिशियली, चैप्टर नंबर 14 आपका बारूद और शॉर्ट फायरिंग रेगुलेशन नंबर सीएमआर का पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग अगला चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर नंबर 17 है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मतलब सिंपल सिंपल है। तो चैप्टर नंबर 15 में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 15 को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमको थोड़ा सा पीपीटी ओपन करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपका स्क्रीन काला काला आ रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, बट थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक हो जाएगा अभी। चलिए चैप्टर नंबर 15 जो है, एक सेकेंड, सॉरी चैप्टर नंबर 16 का हम पीपीटी बना लिए हैं, बट कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो समझाना है उसके लिए हमको खाली दिमाग का ज़रूरत है, जो मेरे पास रहता है। चलिए इस पॉइंट को पहले आप समझिएगा। देखो माइनिंग मशीनरी एक अलग सा ब्रांच है, ठीक है, माइनिंग मशीनरी। और मशीनरी को एक चैप्टर में समझा देना ये पॉसिबल नहीं, एक दिन में समझा देना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो माइनिंग मशीनरी का अलग से चैप्टर है जो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, ना तो आप माथा नोचिएगा, है ना, और कमेंट सेक्शन में मेरा भी माथा खाइएगा। तो फिलहाल पहले देखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। तो देखो यार, कोल कटिंग मशीन के लिए बहुत सारा मशीनरी माइंस में यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल फेस मशीनरी का, कोल फेस मशीनरी का, ठीक है। कोल फेस मशीनरी मतलब कि फेस में जो मशीन इस्तेमाल किया जाता है कोयला को काटने के लिए या कोयला को अप्रोच करने के लिए, ड्रिल वगैरह करने के लिए, वो ऐसा मशीनरी हमको कोल फेस मशीनरी, मतलब जिसको हम फेस में यूज़ करते हैं कोल फेस में, उसको कोल फेस मशीनरी कहते हैं। जैसे ड्रिल करते हैं जो, वो कोल फेस मशीनरी में आएगा। जैसे हैंड हेल्ड ड्रिल का बात करें, हैंड हेल्ड ड्रिल, हैंड हेल्ड ड्रिल अलग अलग टाइप का आता है, एक आता है इलेक्ट्रिक रोटेटरी टाइप का, ठीक है, एक आता है आपका हैमर टाइप का, हैमर ड्रिल भी कहते हैं इसको, एक आता है आपका एयर लेग टाइप का। इसी तरह से जो कोल कटिंग मशीन है जिसको हम सीसीएम कहते हैं, ठीक है, जो अलग अलग लोडर होता है जिसको हम लोग पावर लोडर कहते हैं, ठीक। लॉन्गवाल फेस में भी बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्गवाल फेस में, ठीक, लॉन्गवाल फेस में बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ईएफसी है, आर्मर्ड फेस कन्वेयर है, लंप ब्रेकर होता है, ठीक है, पावर पैक होता है, एसईआरडी होता है, सिंगल इंडेड रेंजिंग ड्रम, डीईआरडी होता है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम। तो ऐसा सब बहुत सारा मशीनरी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम वाला जो सपोर्ट होता है, ठीक। इसके बाद कुछ और भी टर्म इसमें आते हैं, जैसे फ्लेम प्रूफ क्या होता है, इंटेंसिकली क्या होता है, इंटेंसिकली सेफ क्या होता है ना, इंटेंसिकली सेफ क्या होता है। तो फ्लेम प्रूफ का मतलब आपको समझ होंगे, फ्लेम प्रूफ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है समझाते, एक मिनट रुक जाइए। कभी आप भूल भुलैया गए हैं, अरे नहीं भी गए हैं तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आप ऐसा गेम खेले होंगे। यहाँ पे चिड़िया है, बड़ा गंदा ड्राइंग है पता है हमको, है ना, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे उसका घोंसला है और अंडा है। तो बताइए इस चिड़िया को इस घोंसला का अंडा तक अगर पहुँचाना है तो कैसे पहुँचाएंगे। तो बचपन में आप खेलते थे कि यहाँ से शुरू करते थे, ऐसे ऐसे जाते जाते देखते थे कहाँ पे पहुँचेंगे। तो फ्लेम प्रूफ बिल्कुल यही चीज़ है, फ्लेम प्रूफ जिसको हम लोग एफएलपी कहते हैं, बिल्कुल यही चीज़ है फ्लेम प्रूफ। यही चिड़िया और घोंसला वाला गेम खेलता है। समझते हैं क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि बीच में कोई मोटर है, ये क्या है सर, ये कोई मोटर है,
इस मोटर में बहुत सारा तार वार रहेगा। इसके बाद इस मोटर के बगल बाद में बहुत सारा फ्लैंज रहेगा। क्या रहेगा? फ्लैंज रहेगा, ठीक है। और फ्लैंज इतना ज़्यादा इस आग को घुमा देगा, जब कभी भी मोटर में आग लगेगा, मान लीजिए ऐसा है कि मोटर में आग लग गया, अब आग निकल रहा है बाहर, निकलने के लिए इसको इतना बार घूमना पड़ रहा है, फिर घूम रहा है, फिर इधर गा रहा है, फिर घूम रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर घूम रहा है, इतना घूम के आग निकल रहा है कि भैया निकलते निकलते आग ठंडा हो जा रहा है। आग को इतना ज़्यादा घुमा दिया जा रहा है फ्लैंज के जरिए। फ्लैंज मतलब ये जो परत है ना, लेयर लेयर, जिसको टीना का चदरा का लेयर डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, आयरन का मोटा मोटा सीट डालते जा रहा है, वो इतना ज़्यादा उसमें लेयर डाल दिया गया है कि जब आग निकल रहा है तो जो रास्ता है जहाँ से आग निकल रहा है वो इतना ज़्यादा घुमा दिए हैं उसको कि निकलते निकलते वो ठंडा हो जा रहा है। यही होता है फ्लेम प्रूफ। क्या होता है ये? FLP, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ का एग्जाम्पल दीजिए। जो मोटर इस्तेमाल करते हैं आप, जो गेट इन बॉक्स इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है, ये सभी के सभी फ्लेम प्रूफ होते हैं। मोटर का जो स्विच होता है, ये सभी के सभी क्या है? ये सब फ्लेम प्रूफ का एग्जाम्पल है। अब आते हैं इंट्रिंसिकली सेफ का। इंट्रिंसिकली सेफ क्या चीज़ है? इंट्रिंसिकली सेफ का मतलब होता है कि हम इतना कम वोल्टेज में उस पर्टिकुलर चीज़ को चलाएंगे कि वो बाहर निकलते निकलते, मतलब उसमें स्पार्क ही ना हो। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए आग यहाँ से निकल भी रहा है, तो बाहर में जो गैस है, CH4 गैस, उसको इतना एनर्जी ही नहीं मिल पा रहा है कि उसमें स्पार्क हो। तो इतना कम वोल्टेज पे हम चलाएंगे। इंट्रिंसिकली सेफ में बेसिकली खेला क्या है? खेला वोल्टेज का है। वोल्टेज इतना कम देंगे, एम्पियर करंट इतना कम देंगे कि आग लगने का खतरा ही खत्म हो जाएगा। जैसे आप इसको समझिएगा, एक 9 वाट का बैटरी खरीदें आप। बचपन में अगर आप खरीद के खुरापात किए होंगे तो ठीक है, ऐसा करके बैटरी आता था, है ना। इस बैटरी को आप क्या करते थे? हाथ से टच करके देखते थे तो पता नहीं चलता था बैटरी सही है कि खराब है, तो आप इसको चाट के देखते थे। आप जीव में इसको रखते थे, और जीव में रखने के कारण हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा आपको लगता था जैसे झिनझिना रहा है। झिनझिना रहा माने हल्का करंट जैसा लग रहा है, उतना भी नहीं कि आपको तकलीफ हो, एकदम हल्का हल्का झिनझिनाता था, जिव्वा जिव्वा लगता था जैसे हल्का सा वाइब्रेट हो रहा, हल्का सा झनझना रहा। तो उसी को देख के आप बोलते थे ना ना बैटरी बढ़िया है, बैटरी बढ़िया है। और अगर नहीं झनझनाता था तो बोलते रहे बैटरी तुम्हारा खराब हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, नया खरीद लो। तो ये क्या है सर? इसी तरह का बैटरी है जो 9 वोल्ट पे चल रहा था। इसको आप टच किए उंगली से, आपको पता नहीं चला। आप करंट, अब हाथ पूरा गीला करके आए, हाथ में पूरा पानी टपक रहा है, फिर भी आप बैटरी को टच किए, उसको कुछ नहीं हुआ। आप जीव से चाट के देख रहे हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है सर? यही वाला वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं इंट्रिंसिकली सेफ बनाने के लिए। 24 वोल्ट का, मैक्सिमम 25 के ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो 24 वोल्ट से नीचे जो हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, वो आपका इंट्रिंसिकली सेफ कहलाता है। इसमें 1 एम्पियर से कम और वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम 4 एम्पियर कैप लैंप में, ठीक है। तो इंट्रिंसिकली सेफ मतलब कम वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे, और FLP का मतलब है कि ऐसा उसका ढांचा बना दिया जाएगा कि आग निकलते निकलते इतना ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि बाहर इतना ठंडा हो जाए कि आग लगने का चांस ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ कुछ टर्म हम आपको समझा रहे थे, जैसे एक IC इंजन होता है। IC इंजन क्या होता है? IC इंजन को हम लोग कहते हैं इंटरनल कंबसन इंजन। इंटरनल कंबसन इंजन। अब देखो ये कार है, ठीक, बाइक है, ठीक है, डंपर है, डोजर है, ठीक, ये सब डीजल से चलता है, डीजल से, पेट्रोल से बाइक चलता है। इसी तरह से ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारा लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सारा लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आदमी बैठ के आ रहा है, जा रहा है, कोयला लाद के ले जा रहे हैं, तो जो डीजल से चलता है। तो उसमें क्या प्रयोग होता है? IC इंजन का प्रयोग होता है, इंटरनल कंबसन इंजन का प्रयोग होता है। तो मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, इसमें जितने भी मशीनरीज हैं उससे रिलेटेड हल्का हल्का डाटा आपको मिलेगा। बहुत सारा मशीनरी तो मिलेगा ही नहीं, उसके लिए तो अलग से हम पढ़ा देंगे आपको। तो रेगुलेशन बाय रेगुलेशन हम लोग करते जाएंगे, और जो कुछ खास ऐसा टर्म आएगा जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, माथा नोचने वाला, तो वो हम आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 208। आपके पास अगर CMR का बुक है, PPT बना, PDF बनाने में अलग PDF हम बना लिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चलिए समझते हैं लाइन बाय लाइन। रेगुलेशन नंबर 208, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट बोला गया है कि चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना खान के भूमिगत भाग में कोई भी इंटरनल कंबसन इंजन या स्टीम बॉयलर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब दो टर्म आता है, एक आता है इंटरनल कंबसन इंजन,
एक ये टर्म हो गया। और दूसरा टर्म क्या है सर? दूसरा टर्म है बॉयलर, स्टीम बॉयलर। अब स्टीम बॉयलर क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है? स्टीम बॉयलर मतलब होता है कि जो पानी को गर्म करके उसमें से भाप निकाल रहे हैं उसको स्टीम बॉयलर कहते हैं। जैसे कोई भी पावर प्लांट आप चले जाइए, पावर प्लांट में आप देखे होंगे कि बहुत सारा बड़ा बड़ा चिमनी होता है जिसमें से धुआं निकलते रहता है, और उसके आसपास में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छोटा छोटा आपको बड़ा बड़ा सिलिंड्रिकल टाइप का दिखेगा। ठीक है ना? इस चिमनी के तुलना में बहुत छोटा रहेगा, लेकिन आप लोग की तुलना में बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, ऐसा छोटा छोटा मिलता है। अब जब इसके बगल से आप पाप पाक क्रॉस कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा भाप निकलता है, गरम गरम भाप, वाइट वाइट भाप निकलता है। इसके बगल से आप क्रॉस कीजिएगा ना, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे हल्का हल्का पानी नहीं आता बरसात में, कैसे हल्का छोटा बूंद वाला पानी बरसता है तो हल्का हल्का पानी आता है, बस इसके बगल से क्रॉस कीजिएगा ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हल्का हल्का पानी आ रहा है। हल्का हल्का क्या आ रहा है? पानी आ रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा, आभास होगा। तो वो क्या है? वो पानी नहीं है सर, वो भाप, भेप है, वेपर है। वही वेपर जब ऊपर जाकर थोड़ा ठंडा होता है ना, तो हल्का पानी पानी का फॉर्म में नीचे गिरता है, और वही बगल से आप पार हो रहे तो आपको मिलता है। तो ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा स्टीम बॉयलर। क्या कहलाएगा? स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर का न केवल थर्मल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बल्कि बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एक तो यहाँ पे हम एग्जांपल देके समझाने का कोशिश किए, और बहुत सारा स्टीम बॉयलर होता है। जैसे वाइंडिंग इंजन जितना चलता था उसके लिए हमको स्टीम का ज़रूरत पड़ता था, भाप का ज़रूरत पड़ता था। एक ज़माना था जब चलता था। आज भी ईसीएल में बहुत सारा वाइंडिंग सिस्टम है जो बॉयलर से ही चलता है, जो वेपर से ही चलता है, स्टीम से ही चलता है, भाप से चलता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जो डीजल या पेट्रोल वगैरह से चलने वाला इंजन होता है ना, अंडरग्राउंड माइंस में बहुत सारे यूज़ करते हैं। या फिर स्टीम बॉयलर है, अगर इसको यूज़ करना है तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। पहला पॉइंट यही बोला है कि चीफ इंस्पेक्टर साहब से क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा बोला गया है कि सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री अगर माइंस है तो फ्लेम प्रूफ, और बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन के अनुसार, है ना, सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री और हर गैसी सिम में फ्लेम प्रूफ उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। समझते हैं, एक मिनट, पॉइंट सब समझते हैं। रेगुलेशन नंबर 208, पहला पॉइंट आप समझ गए हैं। आईसी इंजन और क्या बोले, स्टीम बॉयलर, अगर इसका प्रयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम? दूसरा बोल रहे हैं अगर सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, इसमें अगर आपको यूज़ करना है कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? फ्लेम प्रूफ एपरेटस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल? फ्लेम प्रूफ एपरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कभी कोई पूछता है माइंस में इनमें से कौन सा डिग्री का माइंस में फ्लेम प्रूफ एपरेटस का इस्तेमाल करना अनिवार्य है? ऑप्शन देगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऑल ऑफ दिस। तो आज रखिएगा, आपको टिक करना है 2 और 3 डिग्री। आदमी सोचता है ऑल ऑफ दिस होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन रेगुलेशन नंबर 208 के पॉइंट नंबर 2 के अनुसार उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री होगा तब ही फ्लेम प्रूफ का जरूरी है। अगर सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री नहीं है तो फ्लेम प्रूफ का जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लेम प्रूफ का जरूरत नहीं है अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री बेसिकली है, तभी जरूरत है। 1 डिग्री में कोई ज़रूरत नहीं है फ्लेम प्रूफ का, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, फर्स्ट डिग्री में कहाँ अप्लाई किया जाता है तो बताइए। देखिए, फर्स्ट डिग्री का वैसा माइंस जहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर का जरूरत हो, जहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर कहे, है ना, उस जगह पे जरूरत होता है। ठीक, उस जगह पे जरूरत होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है कि चीफ इंस्पेक्टर टाइम टाइम पे गैजेट निकाल के जितना भी अपरेटस है, मशीनरी है, उसको सुधार सकता है, निर्धारित कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है। तो बिना मतलब का पॉइंट है, उसको कुछ समझने वाला चीज़ नहीं है। चीफ इंस्पेक्टर चाहेगा तो कुछ भी कर ही सकता है भाई। जितना भी अप्लाइंसेस है, मशीनरी, इक्विपमेंट है, कुछ भी बदलाव कर सकता है, जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। तो तीसरा पॉइंट आपका बेबुनियाद है। चौथा पॉइंट बोला गया है कि जहाँ पे मशीनरी, साधन, मशीनरी ये सब का उपयोग कर रहे हैं तो रेगुलेशन चीफ इंस्पेक्टर के अधीन सूचना जारी नहीं किया गया है। इसके लिए आपको चीफ इंस्पेक्टर या जनरल इंस्पेक्टर को अलग से खतरा का संभावना वगैरह प्रोहिबिट कर सकता है। मतलब इसको समझाते हैं। सीआई साहब और आरआई साहब ऐसा कोई भी नोटिस नहीं निकाले जिसमें वो कोई मशीन आप बनाएं और उसका यूज़ करना आप कर सकते हैं। तो इसके लिए चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर चाहेगा तो प्रोहिबिट कर सकता है। मतलब आप एक नया नया मशीन बनाए और उस मशीन को आप माइंस में यूज़ करना चाह रहे हैं तो
सीआई साहब आरआई साहब आपको मना भी कर सकते हैं, पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा और वो आपको मना भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। बाकी बोला गया है अप्रूव्ड apparatus का ही इस्तेमाल होगा, आलतू फालतू चीज़ है, बिना मतलब का चीज़ है। फिर जितना भी अनुमोदित मशीन है उसी का हम लगा सकते हैं। एक कॉपी जो जो मशीनरी हम लगाएं उसका ऑफिस में एक कॉपी रखा जाता है, मतलब ऑफिस में क्या रखते हैं हम, एक कॉपी रखते हैं लाइसेंस का, जो जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक, जो जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसका हम एक कॉपी रखते हैं मशीन। ठीक, अगला पॉइंट बोला गया है कि जहाँ पर भी हम लोग कोई मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमको सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस बना के रखना होगा और सेफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉलो करवाना होगा। फॉलो करवाने के लिए इंजीनियर साहब उसके लिए उत्तरदायी होंगे। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अभी तक हमको क्या क्या पॉइंट मिला इसमें समझते हैं। अभी हमको पॉइंट मिला कि आईसी इंजन और स्टीम बॉयलर अगर चलाना है तो चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में इस्तेमाल करना है तो फ्लेम प्रूफ एपरेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 1 डिग्री का केस में अगर आपको फ्लेम प्रूफ नहीं करना है तो आपको सीआई साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री में मैंडेटरी नहीं, 1 डिग्री में मैंडेटरी नहीं। उसके बाद थर्ड एक पॉइंट इसमें जो आया था, पॉइंट ये था कि माइंस का ऑफिस में जितना भी मशीनरी आप चला रहे हो उसका एक कॉपी रखा जाता है लाइसेंस का, ताकि जब भी जरूरत हो उसको देखा जा सके। ठीक है, चौथा पॉइंट हम क्या बोले, चौथा पॉइंट बोले एसओपी, जितना भी मशीन चलाया जाएगा सब मशीन से रिलेटेड एसओपी बनाया जाएगा और वह एसओपी का जिम्मेदार होगा। एसओपी अगर फॉलो नहीं हो रहा है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो वो जिम्मेदार कौन होगा, वो इंजीनियर साहब जिम्मेदार होंगे। इंजीनियर साहब जिम्मेदार होंगे, कौन उत्तरदायी होंगे, इंजीनियर साहब उत्तरदायी होंगे। ठीक है, बाकी इसमें एसओपी के बाद अगला पॉइंट भी लिखा है सीओपी के बारे में, कोड ऑफ प्रैक्टिस के बारे में बोला गया है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस अगर ये भी फॉलो नहीं होगा तो इंजीनियर साहब ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी और एसओपी के लिए, दोनों के लिए इंजीनियर साहब ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखो सीओपी एसओपी मैनेजर साहब के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, इसका जिम्मेदारी इंजीनियर का होता है। ठीक है, इस केस में रेगुलेशन नंबर 208 में। चलिए 208 तक आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ पॉइंट है जो समझना है, इसीलिए आपको थोड़ा सा शुरू में दिक्कत हो रहा है। तो ये ही सब पॉइंट है 208 में, यही सब पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए रेगुलेशन में क्या होता है ना, बहुत सारा भाषा, लैंग्वेज, थ्योरी लिखा रहता है, लेकिन आपको पॉइंट बहुत कम याद रखना है। फिलहाल आपको मिल ही जाएगा पीपीटी, लेकिन आप थोड़ा खुद से पढ़ते रहिए, मिल जाएगा, एक ही बार में हो सकता है हम भेज देंगे। ठीक है, चलिए 209 भी पढ़ ही लेते हैं, रेगुलेशन नंबर 209। 209 209 में बोला गया है मशीनों की बनावट व देखभाल के बारे में सामान्य नियम, जनरल प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। खान में काम आने वाली मशीनों और उपकरणों के सब चलन या अचल भाग जिसमें एंकरिंग फिक्सिंग सम्मिलित हो या फाउंडेशन जिन पर उनको कोई ऐसे साधन एंकर किए जाए जिस पर फिक्स किए गए अच्छी डिजाइन बनावट के उचित माल पर्याप्त मजबूती के बने रहेंगे, विजिबल ना हो। अरे भाई साहब इसमें कुछ पॉइंट नहीं दिया है, बिना मतलब का चीज़ लिखा हुआ है। बोला है कि मशीन का बनावट ऐसा होगा कि कोई दुर्घटना ना हो, कोई ऐसा रहेगा कि सही रहे, बस वही सब। तो अभी सी बात है वैसा ही रहेगा मशीन। तो 209 भी ऐसा कुछ पॉइंट इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर भी आपका हमको लगता है ख़त्म हो जाएगा अगला क्लास में। चैप्टर नंबर 16 और 17, 2 चैप्टर बचेगा रेगुलेशन का। ठीक है, वो भी हम करते हैं धीरे धीरे, है ना। तो अभी चैप्टर देखिए आपको करना क्या है, हर दिन एक बार ग्रुप खोल के देखिएगा कोई नया लिंक आया है क्या, अगर नया लिंक आया तो देख लीजिएगा, नहीं आया तो पुराना क्लास भी आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ते रहिएगा रेगुलेशन से। बाकी जो पीपीटी बनेगा हम एक ही बार में भेज देंगे, है ना, पीपीटी आपको मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, चलिए आप अपने से पढ़ते रहिए ना, आपके पास बुक है ना सीएमआर का, पढ़िए ना आगे, बाकी मिल जाएगा आपको पीपीटी। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।